एंडोमेट्रियोसिस एक पेनफुल डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि जो नॉर्मली जो टिश्यूज़ यूट्रस को लाइन करती हैं फ्रॉम इनसाइड, वो आउटसाइड द यूट्रस ग्रो कर जाती हैं। और ये कंडीशन जो होती है बेसिकली ओवरीज को, फैलोपियन ट्यूब को और जो टिश्यू लाइनिंग होती है पेल्विक्स की, इनको इन्वॉल्व करती है। रेयरली ये जो टिश्यू ग्रोथ होती है ये पेल्विक ऑर्गन के आउटसाइड भी ग्रो करती है, बट ये कंडीशन रेयरली होती है। अब जो ये एंडोमेट्रियल लाइक टिश्यूज़ हैं जो कि आउटसाइड यूट्रस ग्रो कर गए हैं एबनॉर्मली, ये बिल्कुल जिस तरीके से नॉर्मल एंडोमेट्रियल टिश्यू बिहेव करता है, यानी कि नॉर्मल जो मंथली साइकिल के साथ जो उसका बिहेवियर पैटर्न होता है, ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू है ये भी उसी की तरह से बिहेव करते हैं। मतलब कि हर मेंस्ट्रुएशन की साइकिल के साथ ये भी थिकनिंग, इनकी भी थिकनिंग होती है, ये भी ब्रेकडाउन होते हैं और यहाँ पे भी ब्लीड करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल साइकिल होता है उसमें क्या होता है कि जब ये कंडीशन होती है तो उसके बाद जो टिश्यूज़ हैं वो आउटसाइड द बॉडी एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन जहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है वहाँ पे प्रोसेस तो सेम ये कर रहे हैं, उसको मिमिक तो कर रहे हैं, लेकिन ये एग्जिट नहीं कर पाते हैं बॉडी को और ये वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। तो जब ये कंडीशन ओवरीज को इन्वॉल्व करती है तो सिस्ट जैसी कंडीशन फॉर्म होती है जिसको कि एंडोमेट्रियोमास कहते हैं। जो इसके सराउंडिंग की टिश्यू होती है वो वहाँ पे इरिटेशन होने लगती है, वुंडिंग होती है, स्कार फॉर्मेशन होता है एंड एडिशन हो जाता है। बैंड्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि जो टिश्यूज़ ऑफ पेल्विस हैं और जो ऑर्गन है उनको स्टिक कर देते हैं। तो जो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन होती है इसमें मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा नॉर्मल जितना पेन होता है, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जितना दर्द होता है उससे भी कहीं ज़्यादा दर्द की कंप्लेन पेशेंट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कर सकता है। फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स का जो होता है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम जो कॉज होती हैं उनका एक बहुत बड़ा कारण एंडोमेट्रियोसिस होता है। हालांकि अब इनके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं, तो ट्रीटमेंट होना अगर टाइमली इसकी डायग्नोसिस हो जाती है तो ट्रीटमेंट होना और मैनेजमेंट होना बड़ी बात नहीं है। आराम से इसको ट्रीट किया जा सकता है, बेसिकली मैनेज किया जा सकता है सिम्टम्स को। जो पेशेंट्स होते हैं एंडोमेट्रियोसिस की, उनकी कंप्लेन होती है यूजुअली कि जो क्रैम्प्स होते हैं, जो पेन होता है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जितना नॉर्मली होता है उससे कहीं ज़्यादा इसकी सिवियरिटी होती है ड्यूरिंग एंडोमेट्रियोसिस। साथ ही साथ जो दर्द है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के शुरू होने के काफ़ी टाइम पहले शुरू हो जाता है, बट ये हर बार ये हर बार प्रेजेंट हो, सेम सिचुएशन और सेम कंडीशन या फिर सेम तरीके के सिम्टम हर बार प्रेजेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि होता है कि कई बार बहुत कम सिवियरिटी का एंडोमेट्रियोसिस है लेकिन उसमें कई बार दर्द बहुत ज़्यादा होता है, क्रैम्प्स बहुत सिवियर होते हैं। लेकिन कई बार एडवांस स्टेज के एंडोमेट्रियोसिस में भी बहुत कम पेन या क्रैम्प की कंप्लेन पेशेंट कर सकता है। तो सेम सिम्टम्स हर बार हों या फिर सिम्टम्स के हिसाब से हम सिवियरिटी समझ सकें, ये ज़रूरी नहीं है। अब अगर हम इसके लक्षणों की यानी कि सिम्टम्स की बात करें तो जो कि सबसे बड़ा और मेन सिम्टम मैंने बताया कि इसमें क्रैम्प्स, पेन, जो तकलीफ़ें हैं वो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन से ज़्यादा होती हैं और कंप्लेन जो पेशेंट की होती है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्ट होने के काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ ही साथ बॉवल मूवमेंट्स हैं, यूरिनेशन है या फिर इंटरकोर्स के दौरान भी बहुत ज़्यादा दर्द की कंप्लेन पेशेंट कर सकता है। उसके अलावा हैवी ब्लीडिंग की कंप्लेन हो सकती है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कई बार एक्सेसिव ब्लीडिंग की कंप्लेन या फिर इन बिटवीन द पीरियड्स भी ब्लीडिंग की कंप्लेन पेशेंट कर सकता है। उसके अलावा और भी एसोसिएटेड कंप्लेंट्स पेशेंट कर सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, ब्लॉटिंग और नोजिया की भी कंप्लेंट पेशेंट कर सकता है। ये सारे जो कंप्लेंट होते हैं यूजुअली ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान पे ये सारे जो कंप्लेंट्स हैं ये सब ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये जो एंडोमेट्रियोसिस है कई बार ये बाकी और दूसरे डिज़ॉर्डर्स या प्रॉब्लम्स के साथ में मिस इंटरप्रेट कर दी जाती है, जैसे कि ओवेरियन सिस्ट है, इन्फ्लेमेटरी बॉल सिंड्रोम है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। तो कई बार ये मिस्टेकन डायग्नोसिस भी इसके साथ हो जाती है। एक्चुअली जो इन्फ्लेमेटरी बॉल सिंड्रोम है ये मोस्ट ऑफ द टाइम एंडोमेट्रियोसिस के साथ में एसोसिएटेड होता है, जो कि डायग्नोसिस को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। तो अगर इस तरीके के कोई भी लक्षण आप देखते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि टाइमली अगर इसकी अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस हो जाती है तो सिम्टम्स को मैनेज करने में, कंडीशन को मैनेज करने में आसानी हो जाती है और फर्दर किसी कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचाया जा सकता है। अब अगर बात करें कि किन कारणों से, क्योंकि कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन बन सकती है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से
ये कंडीशन होती है। एग्जैक्ट कारण के बारे में कहना, एग्जैक्ट रीज़न के बारे में कहना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसके अलावा कई सारे ऐसे कारण हैं जिनको इसका एंडोमेट्रियोसिस के लिए जिसको एक्सप्लेन किया जाता है कि उनकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन हो सकती है, जैसे कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेरिटोनियल टिश्यू, सर्जिकल स्कार इम्प्लांटेशन हो सकता है, साथ ही साथ एम्ब्रियोनिक सेल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। उसके अलावा एंडोमेट्रियल सेल ट्रांसपोर्ट एंड कई सारे इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। कई सारे ऐसे रिस्क फैक्टर भी होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं एंडोमेट्रियोसिस को होने में। तो क्या क्या वो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? मेनोपॉज ओल्डर स्टेज पे होना, या फिर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको अगर वो नॉर्मल से छोटा होता है, लाइक स्पेशली अगर 27 डेज से कम होता है, प्रेगनेंसी कभी नहीं हुई है। इसके अलावा हैवी मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीड होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, स्पेशली अगर वो 7 दिनों से ज़्यादा ठहरती है, तो भी ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है या फिर फैमिली हिस्ट्री है एंडोमेट्रियोसिस की, तो भी ये एक रिस्क फैक्टर की तरह काम करता है। उसके अलावा जो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है, ये प्यूबर्टी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट होती है। एंड कई बार ये भी होता है कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो आफ्टर प्रेगनेंसी अपने आप ही पूरी तरह से क्योर हो जाता है या फिर काफ़ी बेटरमेंट होता है। साथ ही साथ मेनोपॉज के बाद में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, स्पेशली अगर किसी हार्मोनल थेरेपी पे पेशेंट नहीं है। अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इनफर्टिलिटी, मैंने सबसे पहले ही बताया था कि इनफर्टिलिटी एक एंडोमेट्रियोसिस का बहुत बड़ा रिजल्ट हो सकता है। कई बार होता है कि इनफर्टिलिटी के केसेस में सबसे पहले जब जांच की जाती है तो एंडोमेट्रियोसिस ही उसके जो कारण होता है उसमें वही समझ आता है। उसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ओवेरियन कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंडोमेट्रियोसिस के साथ में। तो ये थी बेसिक जानकारी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में कि ये क्या होते हैं, इनके क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या इनके रिस्क फैक्टर और कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसके अलावा भी अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ एंडोमेट्रियोसिस से जुड़ी बाकी जानकारी के लिए, जैसे कि इसके डायग्नोसिस के लिए, इसके मैनेजमेंट के लिए और इसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनको जानने के लिए इससे जुड़ा हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर देखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।